बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो जेंडर के ऊपर हम कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी में, मुल्क में, एजुकेशन सिस्टम में जहाँ भी हम बात करें तो रोल ऑफ जेंडर इज़ देयर। जब हम जेंडर कहते हैं तो ऑटोमेटिकली मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं और ट्रांसजेंडर भी। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जेंडर्स को अगर हम और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को भी कंसीडर करें तो वो तरक्की में किस तरह शामिल हो रहे हैं, क्या वो हो रहे भी हैं कि नहीं, कहाँ हम लैक्स कर रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है मैम गुलसाना मंशा को। खुश आमदीद आपको कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। थैंक यू एजाज मुझे इनवाइट करने के लिए, और हमेशा ही आप बहुत रिस्पेक्ट से इनवाइट करते हो। लेट्स सी आज कुछ अच्छी बात हो जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। गुलसाना, जब हम जेंडर पे बात करते हैं तो पहले तो हम पॉपुलेशन देखते हैं ना। जनरली पॉपुलेशन की बात जब हम करते हैं तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त क्या हालात थे, उसके बाद 71 में जब पार्टीशन होगी तब बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो थी वो 7 करोड़ थी और पाकिस्तान की 5 करोड़ थी। आज जो है वो बांग्लादेश 17 करोड़ पे है और हम ऑफिशियली तकरीबन 25 करोड़ पे पहुंचे हुए हैं। जबकि अनऑफिशियली अगर हम, क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से 40 साल से हम 2.65 पे एक स्पेसिफिक रेट पे बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम प्रॉपरली सेंसिस करें तो मुझे लगता है कि हम शायद 30 भी क्रॉस करेंगे। जो हाँ अनऑफिशियली। अच्छा, पिछले 10 साल का मैं एनालिसिस करता हूँ तो कभी हम कहते हैं कि 51% फीमेल हैं, 49% मेल हैं, कभी हम कहते हैं 50-50। तो इसी के राउंड जो है ना 54 and 46 का इस वक्त जी जो चल रहा है, तो उसको सामने अगर हम रखते हैं और फिर हम जब देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या रोल है तो उसमें बड़ा डिफरेंस नजर आता है। बहुत ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज गैप। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह संधू डेफिनेटली ये है कि जो भी जेंडर्स हैं हमारी सोसाइटी के, देखिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी सोसाइटी के मेकिंग में, उसकी प्रोग्रेशन में किसी एक जेंडर का हाथ नहीं होता। आपकी सोसाइटी का, जैसे इकबाल ने खुद कहा था कि हर फर्द जो है माशरे का वो इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक पाकिस्तान बनने के बाद अगर हम देखें तो जो आपकी फीमेल्स हैं उनको सोसाइटी में उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं करने दिया गया और खुद उन्होंने भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए। और जब इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए तो तब भी काफ़ी लेट ये सिलसिला जो था वो शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है कि एक ऐसा जेंडर पाकिस्तान की सोसाइटी का जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन में था और उनके काम करने से सोसाइटी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकती थी, उन्होंने इनिशिएटिव लेट लिया या उनको लेने देर से दिया गया। और जिन खवातीन ने ले लिया हुआ था बिल्कुल वही काम हुआ जो 1940s में अमेरिका में हुआ था, जब कोल्ड वॉर या रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही थी। तो आप देखें कि अमेरिका ने 1940s में जो अपनी स्पेस वॉर थी उसमें जो डिले आया उनकी प्रोग्रेशन में, उसका एक ही रीज़न था कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में फंसे हुए थे। वो मेल्स को, और फिर रेसिज्म का भी एक इशू था वहाँ, तो ब्लैक्स और वाइट्स का। तो पाकिस्तान के बीच में रेसिज्म भी के लिए का भी अगर कोई इफ एनीबody fell a prey to racism or gender discrimination, तो it was definitely the females of Pakistan. And ultimately they could not contribute in a way. कोविड के बाद और मुझे लगता है कि एक जब पाकिस्तान की एयर एविएशन में खवातीन आई, वो एक काफ़ी बड़ा लीप आया। फिर एजुकेशन सिस्टम में तो खैर शुरू से ही खवातीन, कुछ भी आप करने के लिए कहते थे तो मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स कहते होते थे कि अच्छा अगर किसी स्कूल में आप काम कर सकती हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। आपने एयर एविएशन की बात की तो एयर एविएशन में तो काफ़ी अरसे से थी,
लेकिन जो मेरे हिसाब से चेंज आया था वो बसेस में जब आई, डाइवो ने जब इंट्रोड्यूस किया। हाँ, डेवो ने जब अपनी एयर होस्टेसेस सॉरी रोड होस्टेसेस जब उन्होंने हायर करना शुरू की और उनको वो लिया, तो वहां से फिर काफी ज्यादा हुआ। फिर एक और जो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना वो पंजाबी में डक्का खुलना, वो जो ब्लॉकेज थी वो जब वो रिलीव हुई है उस वक्त जब HR के बीच में मैंने देखा कि बहुत सी खवातीन ने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना शुरू किया। और जो HR की बात की आपकी, मैं बात रोक रहा हूँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने काफी एनालिसिस इस पे किए हुए हैं। पहले हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट होता ही नहीं था, खास तौर पे इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री को जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त इंडस्ट्री में एक बदमाश होता था, वो फैक्ट है। और ये मैं मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, नेस्ले उस वक्त मेरे बैग का नाम था, तो तालिब नाम का था, मैं नाम भी ले रहा हूँ। तो हर इंडस्ट्री ने मैंने नोट किया कि एक बदमाश रखा होता था। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि HR को बदमाश क्यों डील करता है। हाँ, जब इस पे मैंने फर्दर वो उनके लिए बहुत आसान था क्योंकि लेबर हैंडलिंग वाज मेजर इशू। तो वो बदमाश लेबर को बड़े आराम से हैंडल कर लेता बदमाशी के थ्रू। एक्चुअली सिंधु, इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आती थी, और वो क्यों वो गुंडा कैरेक्टर्स को मतलब हर फैक्ट्री ओनर को ये लगता था कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो डंडा होल्ड करके रखे और डंडे के जोर पे काम करवा ले। यही आपका मतलब था, राइट? उसकी बहुत बड़ी रीजन जो जब मैंने डाइसेक्शन स्टार्ट की और मैंने देखना शुरू किया कि क्यों वो, मतलब मैंने बहुत ये टर्म सुनी थी कि जी सेट कल्चर। तो पहले तो मैंने क्रिटिसाइज किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, मुझे इसको रिसर्च करना चाहिए कि ऐसा क्यों मतलब लोगों को लगता था। हमारे यहाँ प्रोफेशनल एथिक्स की ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जिसका जो जी करता है, जहाँ किसी को चांस लगा वो उस जॉब के बीच में चला गया विदाउट एनी ट्रेनिंग्स। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि देखिए एजुकेशन में, आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन में पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया के चंद उन ममालिक में है जहाँ टीचर को कभी ये नहीं पूछा जाता कि जी आपकी पीछे से कोई ट्रेनिंग हुई भी है प्रोफेशनल या नहीं। अब 27 years मेरा एक्सपीरियंस है, बट इफ आई गो अब्रॉड एंड इफ आई ऑप्ट again education as a profession, I have to take the professional trainings उनके region के बीच में जाके, and then I'll be capable enough or eligible for that particular job in any of the educational institutes। ठीक है? तो इसी तरह अगर इतने important इदारे में अनट्रेन्ड लोग आ रहे थे, प्रोफेशनल एथिक्स के बगैर आ रहे थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स की ट्रेनिंग नहीं है, स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं थी, तो जब ना आपके वर्कर के पास स्किल है, ना उसके पास प्रोफेशनल एथिक्स हैं, और ना उसको अपने फील्ड का कुछ पता है और भी बाकी अफेयर्स में भी, तो फिर ऐसे वर्कर्स को चलाने के लिए डंडा वाज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये भी मुझे लगता है कि एक मतलब, और अब HR के बीच में आप देखें कि ज्यादातर खवातीन हैं, और ये भी काफी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को चलाने के लिए अनबायस्ड आपको होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो एक तो इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजिग्नेशंस, ये आई थिंक आई पुट इट राइट वे। हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। एक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो अब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि लोगों ने लड़कियों को ज्यादा जॉब देना शुरू कर दिया, और आप देखें लड़के बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब पहले आपके सोसाइटी का एक जेंडर एम्पावर्ड था, अब वो अपनी एम्पावरमेंट को लूज कर रहा है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of designations and job opportunities and I would call contribution opportunities। Participation फिर imbalance होने लगी है। पहले मेल डोमिनेंस थी, अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशंस के बीच में, हर तरह के प्रोफेशन में अब आपको खवातीन की तादाद ज्यादा दिखाई देगी। आप प्रोफेशंस की बात कर रही हैं, हाँ। आप रिजल्ट्स उठा के देख लें, यूनिवर्सिटीज के, बोर्ड्स के, मेजॉरिटी खवातीन टॉप कर रही हैं। जब हम स्टूडेंट थे तो मतलब मैं
कहता था कि आगे निकलना तो दूर की बात है, कोई मेरे करीब आके दिखाए। एग्जैक्टली नॉट ओनली फीमेल, ऑल जेंडर्स। अब मैं कहता था मेरे करीब कोई आके दिखाए, आगे निकलना तो बहुत डिफरेंस होता था। अब मैं कतई ये नहीं कह रही कि खवातीन का आगे आना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक दफा फिर अगर बैलेंस लूज कर गए तो सोसाइटी का प्रोग्रेशन, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स अगेन इम्बैलेंस होके पाकिस्तान मजीद पीछे की तरफ जाएगा। हर फर्द को अपने अपने जगह के ऊपर काम अपना रोल प्ले करना चाहिए। और आप देखें कि बॉयज को के बीच में अब जो ट्रेंड बढ़ रहा है, जब उन्होंने ये देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बिल्कुल इनवैलिड होती जा रही हैं, और उन्होंने अपने पर्सनल छोटे छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स की तरफ वो चले गए। That is a positive. That is a positive change. मतलब they were sensible enough, they were intelligent enough कि they found a way out कि all right fine, this is the B plan that we can now work on. But again मैं ये समझती हूँ कि उसके बीच में भी हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और उसका जो नुकसान है वो अब ये हो रहा है कि one type of business is being run by countless people, and this way पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और फेलियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को एग्जांपल देके मतलब बता रही हूँ कि जैसे आपने रिसेंटली ऑब्जर्व किया होगा कि आउटसोर्सिंग कंपनीज का एक ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा, जिसके बाद कोवर्किंग स्पेसेस का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया लाहौर के अंदर। अब जितने जवान लड़के थे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही तो वो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने सुना कि अब वो बंद हो रही हैं कंपनीज, इसलिए कि कंपटीशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। एक चीज जो है वो सैचुरेशन हो गई एक तरह। जी, अब एक इसका वे आउट है दैट द बॉयज एंड द गर्ल्स हु आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन द डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्री, एंड इफ दे हैव दीज प्लान्स के वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे लगता है दे नीड टू वर्क ऑन द आइडियाज जनरेशन, डिफरेंशिएशन के साथ जिन आइडियाज के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, कोशिश करें कि उन आइडियाज से हटके, क्योंकि इस वक्त आपने सिर्फ पाकिस्तान की सोसाइटी को कंपटीशन में नहीं लाना, इस वक्त आपका कंपटीशन ग्लोबल लेवल्स पे है, ड्यू टू द एडवेंट एंड अराइवल ऑफ IA, ड्यू टू द अराइवल ऑफ दिस इंटरनेट, ड्यू टू द अराइवल ऑफ, मतलब आप डिजिटल वर्ल्ड के बीच में खड़े हैं। अब तो वो जो सरहदें थी कि जी वो सरहदें तो अब खत्म हो गई हैं, सरहदों का तो अब कॉन्सेप्ट बहुत वेग हो गया है, क्योंकि हर मुल्क का बाशिंदा दूसरे मुल्क के, तो अब तो जो किसी भी जेंडर की कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं, और बड़े अच्छे तरीके से आपने आगाज किया अपने प्रोग्राम का बाय नेमिंग, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट यू इवन नेम ट्रांसजेंडर्स। व्हाई नॉट? एक बड़ा प्यारा जुमला मैंने रिसेंटली कहीं सुना कि हर वो इंसान जो सांस ले रहा है उसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तो हम कतई, अगर इस दौर में 2024 में अगर हम आज भी यहाँ फंसे रहे, तो वो पहले झुकाव उधर था, अब झुकाव इधर बढ़ रहा है, और कुछ हैं भी 54% वो नंबर भी पॉपुलेशन जो आपने शुरू में मेंशन की। अच्छा, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की, तो 2009 में लाहौर चैम्बर से मैंने एक बुक पे काम शुरू किया था जो 2010 में हमने पब्लिश की थी, जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। वो एक तरह से रोड मैप हमने दिया था नेक्स्ट 20 इयर्स का कि पाकिस्तान किस तरह प्रोग्रेस करके प्रॉस्पेरर कंट्री हो सकता है। उसमें ये जेंडर के ऊपर भी एक चैप्टर था, इम्पोर्टेंट थी। उसमें उस वक्त का जो एनालिसिस था मेरा वो ये था कि आउट ऑफ 100 65 मेल वर्किंग में थे, 35% नहीं थे। अच्छा, ठीक है, राइट। और फीमेल की पॉपुलेशन में से ओनली 11%। ओह माय गॉड, जो कि बहुत कम था, बहुत कम था। मैंने आपसे कहा ना इनिशियल इयर्स में, अर्लियर इयर्स में, 2010 की बात, हाँ, नहीं हुआ। और पहले क्या हालात थे वो तो, और लीप लिया इस चीज ने कोविड के बाद। बिल्कुल, कोविड के बाद तो वो सैलाब था जो आया। अभी भी जो करंट अगर हम बात आज की करें तो कोई बहुत अच्छी फिगर नहीं है उस हिसाब से। हाँ, इस वक्त 22% है।
आउट ऑफ 54, आउट ऑफ 100 अच्छा, फीमेल, आउट ऑफ 100, अच्छा, कि 22% फीमेल जो है वो टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। Right. लेकिन अभी भी आप ये देख लें कि हाँ 78% जो है हाँ. वो फीमेल्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। इवन तो दूसरी तरफ मैं आऊँ हाँ कि पहले लाहौर में मैं तकरीबन अब 22 इयर्स लाहौर में दोबारा मुझे हो गए, पैदा भी लाहौर में ही हुआ था लेकिन बाहर गया पढ़ने, फिर जॉब, तो 22 ईयर्स से वापस लाहौर में। तो लास्ट 22 इयर्स का मैं एनालिसिस एजुकेशन सिस्टम का ही अगर मैं करूं तो पहले यूनिवर्सिटीज़ में फीमेल्स कम होती थी, टीचिंग में भी और क्लासेस में भी। अभी भी लाहौर में वो रेशो नहीं है जो छोटे सिटीज़ में। फॉर एग्जांपल सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी हमने बनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के नाम पे। उस वक्त गुजरात का वो सब कैंपस था। वहाँ मेरे पास 70% फीमेल फैकल्टी थी और 70% फीमेल स्टूडेंट्स थे। जबकि एट दैट टाइम लाहौर में, ये 2014 की बात, जो लाहौर में था वो रिवर्स था कि लाहौर जैसे शहर में कि 30% फीमेल 25 to 30% होती थी और मेल ज्यादा थे। तो छोटे, फिर मैंने फैसलाबाद, लिया, मियाँ वाली, सरगोदा, इन सिटीज में भी जाके चेक किया तो वहां भी मुझे यही नजर आया कि फीमेल ज्यादा। सही। तो लास्ट 20 इयर्स में बेसिकली फीमेल्स पढ़ाई में बहुत आगे हैं। हाँ, तो जो अब आप बात कर रही हैं कि इस वक्त ऑफिस में ज्यादा और हर जगह, उसकी रीजन चाहिए, उसकी रीजन ये। हाँ, और जो अभी भी आप कह रहे और हैं मेल पॉपुलेशन काफी बाहर निकल, अब इवन दो फीमेल भी निकल रही, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास हर दूसरे दिन फिगर्स, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री बनवाने जो स्टूडेंट्स आते हैं, पूछता हूँ तो सब बाहर जा रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स फॉर हाई स्टडीज, स्पेशली अलाइड हेल्थ साइंसेस के एरिया। हाँ, और जो पाकिस्तान के बीच में है वो, अगर एक और बहुत बड़ी हिंड्रेंस जो मुझे दिखाई देती है रूरल एरियाज में स्पेशली अगर हम बात करें, तो घरों से निकलने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक 2024 के बीच में अब अगर आप देखें तो लड़कियों को चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और स्किल बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा फोकस में रखें, और उसके बाद रिमोट जॉब्स जो है वो उसने एक बड़ा कमाल रास्ता खोला है हमारी उस जेंडर के लिए जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, फ्रीलांसर्स। मुझे लगता है कि अगर रिमोट जॉब्स की तरफ हमारी खवातीन जो है वो फोकस करें तो ये जो रेशो अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, इस रेशो के बीच में बहुत अच्छा एक हमें डिफरेंस दिखाई दिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू में ज्यादा है तादाद, ये तो ऑफिशियल फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फीमेल्स काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर की तरफ आना चाह रही थी, वो आपने ही बात कर दी। हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था किसान की बेटी के नाम पे। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को जब हम देखते हैं तो उसमें फीमेल्स काम कर रही हैं, ये नहीं कि नहीं कर रही, लेकिन वो काउंटिंग नहीं होती। और हाँ, इसी तरह घरों में जो मेड काम कर रही है, हाँ, वो भी काउंटिंग में नहीं आती होती, और हर घर के बीच में एक मौजूद है। तो आप देखो कि वो पॉपुलेशन में अगर काउंट पे आए तो वो कितना ज्यादा जो है वो। अच्छा, जेनिटल्स को हमारे यहाँ मैं पिछले दिनों टीवी के ऊपर ही एक व्लॉगर है, उसकी मतलब बात देख रही थी और उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा इनको तो हम अपने वर्कर्स में इंक्लूड ही नहीं करते, और जो गांव के बीच में खवातीन है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी उनकी वहां पे वो एक्टिविटी होती है उसके बीच में, यानी आदमी सिर्फ फ्रंट के ऊपर डील कर रहे हैं, बैक के ऊपर खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद। मतलब मुझे याद है कि मेरी अम्मा एक जिम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक था, तो माई नानू हरसेल्फ, क्योंकि माई नाना पास्ड अवे वेरी अर्ली, तो नानो यूज टू लुक ऑल दी वो लैंड के मैटर्स, और वो जाके वो जो फलों के बाग थे उनका वो सारा हिसाब किताब, और मतलब डेली बेसिस के ऊपर वो जाके वो उसको देखती थी, मज़ारों से मिलती थी, उनसे काम कराती थी बकायदा। और उनकी कोशिश ये होती थी कि ज्यादातर जो घरों की खवातीन हैं वो हमारे साथ आके तो इन मैटर्स को मतलब देखें, खेतों में चाहे काम हो रहा है, चाहे कटाई हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है।
अभी भी जब कभी गंदम की कटाई हो रही होती है तो गांव जाने का कभी इत्तेफाक हो तो वो हम देख रहे होते हैं कि ज्यादातर खवातीन कपास में भी ज्यादातर खवातीन। आई थिंक दीज वर्कर्स आर नॉट इन दी डेटा, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द काउंट। इसमें हम ब्रेक के बाद आके डिटेल में बात करते हैं। ठीक नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया, आप मौजूद रहिएगा, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। गुलसाना, हमारी डिस्कशन चल रही थी एग्रीकल्चर में खवातीन के रोल के ऊपर। हाँ। और हमारी नेक्स्ट जो मेहमान है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, सना खां, यूथ एक्टिविस्ट, माहरे अमूरे नौजवान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। तो आपका भी शुक्रिया टाइम निकालने का। आपको लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक में आप फंसी हुई थी जी। वो लाहौर में हो तो ये कैसे हो सकता है आप ट्रैफिक में ना ब्लॉक हो। 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करके आए हैं। तो वैसे फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। ये मेरा ख्याल है आमिर साहब की वजह से हूँ। अगर मैं खुद ड्राइव करके आ रही होती तो कुछ डिफरेंट हालात होते। हमारी बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे अगर हम जो बात कर रहे थे सना के आने से पहले, अब देखो उनका पहुंचना यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी थी, बट बोथ द जेंडर्स सपोर्टेड ईच अदर एंड देन इट वाज पॉसिबल टू हैपन। सो वही बात है कि पूरे सोसाइटी की भी प्रोग्रेशन और वर्किंग में जो वो कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए, तो 2 नहीं, हमने तो एक तीसरा भी, ट्रांसजेंडर्स को भी हमने शामिल किया अपनी डिस्कशन में और उनको भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करने। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते हैं। तो आई थिंक कि अगर इस तरह की चीजें बने कि जहां एक दूसरे को सपोर्ट करें। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ खवातीन को नीचे गिराने की कोशिश में होती हैं बल्कि अपने मेल ऑपोजिट जेंडर को भी गिराने की उसमें होती हैं। जब मेल एम्पावरमेंट में आ जाता है तो वो दूसरे जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन पे ले जाता है। तो ये इस चीज को ना बिहेवियरल एथिक्स, हमने प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर ली थी, बिहेवियरल एथिक्स एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोसाइटी लैक कर रही है। तो मेरा ख्याल है मैंने काफी बात की ना, उससे मुझे एक बात याद आ गई कुछ वो है बड़ी अजीब बात कि एक माँ अपनी बेटी की शादी के मौके पे रुखसती से पहले उसको कह रही है जाके अपना हाथ उत्ते रखना है, थल्ले नहीं बिल्कुल लगना। अब देखो ना, ट्रेनिंग ही लड़ाई की दी जा रही है। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग एंड जो ये नहीं कि एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। और जो बिहेवियर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, द एडल्ट्स आर ट्रांसफरिंग अ बिहेवियर टू द यूथ। ये यूथ एक्टिविस्ट है, ज्यादा अच्छा बात करेगी और बताएगी हमें कि किस तरह से मतलब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन आप देखें कि जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं वही मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना। तो प्रॉब्लम फिर घरों के अंदर, फिर जो घर से सेटअप होता है ना, वही सेटअप लेके जब खवातीन या आदमी माशरे में आके प्रोफेशंस में काम करते हैं, आपको वही बिहेवियर्स वहां दिखाई देते हैं। जी सना, आपकी तरफ हम आते हैं क्योंकि आप लेट आई हैं। हम आपस में तो काफी डिस्कशन कर चुके हुए हैं। यूथ एक्टिविस्ट हमारा क्योंकि टॉपिक जेंडर से रिलेटेड है, तो जेंडर में दोनों शामिल है, बल्कि तीनों, ट्रांसजेंडर भी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रही हैं कि हमारा जो अब जो नौजवान है वो किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है? सर मैं समझती हूँ इसमें 2-3 एस्पेक्ट के ऊपर बात की जा सकती है कि वो माशरती तौर पे कहाँ जा रहा है, वो जहनी तौर पे कहाँ जा रहा है, और वो एज अ होल अपनी लाइफ को पर्सनली या प्रोफेशनली उसकी प्रोग्रेशन कहाँ देखते हैं। और प्रोग्रेशन से पहले जैसे अभी मैम ने बात की कि हम ब्रॉटअप की जब बात कर रहे हैं उसमें एक लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग की बात करें, वो क्या लेके आ रहे हैं इनपुट और फिर उससे आउटपुट क्या निकाल रहे हैं या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बीइंग अ यूथ एक्टिविस्ट, शायद मैं ये कहूँ कि एक्टिविस्ट उसको शायद थोड़ा लिमिटेड कर देता है। आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग्स फॉर अबाउट 9 years, सो आई हैव हैड अ चांस टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हर तरह की एज, हर तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, हर तरह के खानदानी बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं कि डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट सोशल कल्चरल स्टेटस और डिफरेंसेस हैं।
फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसमें पिछले कोई 5-7 सालों से मैंने जो प्रोग्रेशन होती हुई देखी है, उसमें एक चीज़ तो ये है कि जहनी मेंटल केओस अगर मैं उसको कहूँ, जिसमें जहनी इंतशार की एक कैफियत है या जज्बातियत का ज़्यादा होना है, वो शायद हमें थोड़ा सा एज अ यंग पाकिस्तानी फेस हमें थोड़ा सा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे विशियस साइकिल्स जिसमें हम एज अ सोसाइटी फंसे हुए हैं, कि चाहे वो लिमिटेशंस हैं, चाहे वो टैबूज हैं, या चाहे वो कोई भी कल्चरल क्लीशे हैं, उनसे निकलने के लिए हमें जागना होगा। जो आगे जाके पाकिस्तान का फ्यूचर बनने वाले हैं, फैमिली यूनिट की बेसिक बनने वाले हैं, फाउंडेशन बनने वाले हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। एंड आई से दिस एट एवरी प्लेटफॉर्म के ख़वातीन की जब अब मैं क्योंकि ख़वातीन की एनेबलमेंट के ऊपर या उनकी इंक्लूजन पे काम कर रही हूँ, विच इज़ अ वेरी बिग बज़वर्ड दीज डेज। अच्छा सना, यूथ एक्टिविस्ट पे आप जो बात कर रही हैं, उसमें जो एक चीज़ आपकी बात से मुझे जो समझ आई वो ये है कि बर्दाश्त नहीं रही जी। जब आके जाके फैमिली प्रोसेस में जाना है, तो जब आप में बर्दाश्त नहीं है तो ऑटोमेटिकली आजकल हम देख रहे हैं कि तलाक का भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। तो इसमें क्या मतलब फैमिली सिस्टम में कोई ना कोई पहले इकट्ठे रहते थे, ट्रेनिंग्स होती थी, वो एक प्रोसेस था, क्या वो प्रोसेस खत्म हो गया, क्या हो गया? सर इतना अच्छा सवाल आपने किया है, आई एम रियली हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस। अभी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो बहुत सारी खवातीन ने ही मुझसे ये पूछा व्हेन वी स्टार्टेड विद द कैंपेन एंड वी वर रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी बात सुनी जाती है। अब आप यहाँ पे ये उनकी जहनी कैफियत को चेक कीजिएगा कि वो इस वक्त किस लेवल के ऊपर सोचती हैं या देखती हैं बिगर पर्सपेक्टिव को। उन्होंने पूछा कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करिए ख़वातीन की। हमारे माशरे में तो पहले ही ख़वातीन काबू में नहीं आ रही। आप चाहती हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकल आएँ, घर तोड़ दें, शौहरों से अलग हो जाएं, क्योंकि वो माशी तौर पर खुद मुख्तार हैं, वो पैसे खुद कमाती हैं, तो वो क्यों किसी की बात सुने। नाउ दिस इज़ रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। It is problematic on so many levels। और I only start by saying कि माशी खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि अपनी बाउंड्री या अपनी एक जो रेड लाइन है या रेड फ्लैग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना आता हो, और इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट तो आप उस अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलें। चाहे वो अब्यूसिव रिलेशनशिप सिर्फ शादी नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने नेगेटिव फ्रेंड्स के सर्कल में फंसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लोगों को सुनने में अजीब लगेगी बात, लेकिन वो पेरेंट्स के हाथों भी मेंटली अब्यूज हो रहे होते हैं। तो उन सारे सर्कल से निकलना, उस साइकिल को तोड़ना और उस चीज़ को वहीं रोकना, हील फर्स्ट एंड देन start with your own family so that you don't progress with or multiply or propagate those negative feelings। ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ें नोट करता हूँ इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज में। मैं जाहल लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा ना, जहालत तो एक अलग इशू है। मैंने पढ़ी लिखी फैमिलीज में नोट की है कि भाई खास तौर पे इंजीनियर भी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मास्टर भी किया हुआ है, लेकिन बहन को मारता है। अब ये मुझे इस चीज पे इतना अफसोस होता है कि फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या अगर आपने ये हरकत करनी तो। सर पढ़ने लिखने के साथ साथ वो जो एक तरबियत वाले एलिमेंट हमारा मिसिंग है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो मेरा ख्याल है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भी नहीं। वो इंस्टीट्यूशन तो आपका घर से बनता है ना, क्योंकि पहले 6-7 साल में जब शख्सियत साजी हो रही होती है, जब बच्चा पैसिव लर्निंग कर रहा होता है माँ से, फैमिली से, जब इतना अदम बर्दाश्त वहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बच्चा अपनी शख्सियत 7 साल तक जब एक बेस लाइन मुकम्मल करके वो निकल रहा है माशरे में, और फिर वो बाकी चीजें अपने इंस्टीट्यूशन से सीखेगा। हमारे फैमिली सिस्टम में अभी तक यही है कि बेटा पैदा हुआ है तो बेटा ये, और बेटी को वो अहमियत नहीं दी जाती। वो जब अपने सिस्टम में ये देखता है तो वो उसके ऑटोमेटिकली अपब्रिंगिंग में वो चीज़ आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है सर। और अभी मैं बल्कि एग्जांपल दूंगी, एक बड़ा मेन स्ट्रीम ड्रामा अभी चल रहा था पिछले दिनों में पाकिस्तान के एक चैनल पे, लोकल चैनल पे। उसमें एक खातून को दिखाया हुआ है कि शी इज सो एवर्स टू द आइडिया ऑफ हैविंग अ ग्रैंड डॉटर, कि जी बेटी नहीं होनी चाहिए, पोती नहीं होनी चाहिए, पोता होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मसला मर्दों का तो है ही नहीं ना यहाँ पे, औरतों से ही आ रहा है मसला, क्योंकि एक औरत को एक आने वाली लड़की से प्रॉब्लम है। तो मेरा एक बिल्कुल सादा सा सवाल होता है कि क्या आप औरत नहीं है, आप किसी और जेंडर में आइडेंटिफाई कर रही हैं अपने आप को, या फिर अगर यही बात अब फॉर्मूला अपने ऊपर भी अप्लाई करना है तो फिर आपको भी जीने का हक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जैसे अभी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर लिख भी रही हैं फेसबुक पे। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जब जेंडर सिलेक्शन की बात आती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर तो गर्ल है तो वो कहते हैं जी आप ये सैंपल वेस्ट कर दें, हमें नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने लड़के पैदा करें, ज़रूर करें, लेकिन जब आपने उनकी कंडीशनिंग वैसी करनी है जैसी पिछले 50-100 साल से चल रही है तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि माएँ हैं जो उनकी शख्सियत की असास रख रही हैं, जो उनको सिखा रही हैं कि औरत पैर की जूती है या औरत का सर का ताज है। मैं अब मतलब पिछले कोई 5-7 साल से अगर थोड़ा छोटा मोटा भी मैंने कोई काम किया है तो उसमें मेरे पीछे एक ऐसा मर्द खड़ा है जिसकी शख्सियत इतनी इनसिक्योर है ही नहीं कि उसको मेरे किसी काम से उसको प्रॉब्लम। उसने हमेशा उस चीज को मल्टीप्लाई किया है बाय 100, सपोर्ट किया है, बल्कि मोटिवेट किया है कि वो काम जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है वो करो, एफर्ट पुट करो तो हो जाएगा। और मैं ये भी उसमें कहना चाहती हूँ कि जब आप वो सर्टेन एफर्ट बाहर पुट कर रहे होते हैं ना अपने प्रोफेशनल काम में, तो घर में जो आपका वो थोड़ा बहुत लैक आएगा ना तवज्जो का या एफर्ट का, उस the man who is standing behind you and supporting you is picking up that slack and nobody is cheering on for him. This is what we did last year. अवार्ड्स में जब हमने इमर्जिंग वुमेन अवार्ड्स कराए तो मैंने उसके साथ एक कैटेगरी रखी किंग मेकर की, कि जो इमर्जिंग वुमेन हैं उनके इमर्ज करने के पीछे किंग मेकर का किरदार है, जो कि कोई भी मर्द उनकी जिंदगी में है वो होगा। आपने रिवर्स किया है जी। लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे जी औरत का हाथ है, तो आपने उसको उल्ट किया है। सर ये बिल्कुल सच बात है। हम रोना तो रोते हैं मर्दों का कि जी मर्दों ने बड़ा जुल्म सितम कर दिया, लेकिन अगर मेरे पीछे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं बहुत बखील होंगी अगर मैं तारीफ नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये कि वो स्टेटमेंट अब बहुत ब्रॉडर वर्जन पे चली गई है ना, कि किसी के भी सक्सेस के पीछे जो हमने स्टार्ट में बात की कि इक्वल कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स जब तक हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोसाइटी या फैमिली सिस्टम्स जो हैं ये प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और सना की बात को अगर हम सम अप करें उसके बीच में किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स टू ऑल द जेंडर्स इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है कि वो जो फिक्स्ड माइंडसेट्स और आइडियोलॉजीज वो जो हिंदू कल्चर या किसी से, अब देखें वो वाली सोसाइटीज भी यहाँ नहीं फंसी हुई, वो लोग इन चीजों से बाहर निकल गए हुए हैं, हम वहीं पे फंसे हुए हैं कि बेटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और अच्छा जहाँ इम्बैलेंस है वहाँ फैमिलीज के अंदर भी इम्बैलेंस है, जहाँ बेटियों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है वहाँ इतनी दी जा रही है। और सना की एक बात को और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे सना ने अभी बताया कि अगर मेरे पीछे कोई मेल पावर नहीं होती तो ऑफ कोर्स आई कुड नॉट परफॉर्म दैट वेल। उसमें एक बहुत बड़ा सना की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह ताला सब इंसानों को इतनी अकल दे कि अगर आपको वो फ्रीडम मिल रहा है टू परफॉर्म, फ्रीडम ऑफ थॉट मिल रहा है, फ्रीडम टू परफॉर्म मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, आपको फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं उसको, चॉइस मिल रहा है, तो सना ने उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सबसे ज्यादा अब जेंडर्स क्या कर रहे हैं कि जहां पे आप किसी भी जेंडर को एम्पावर कर देंगे, ठीक है, तो वो खराबी की तरफ चला जाता है। एक तो वो जो एरोगेंस और एक वो कॉन्फिडेंस। मैंने पिछले दिनों एक बात कहीं पे कही कि मैं अगर पैसा कमा रही हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब सर चढ़ के नाचने लग जाऊं। आई हैव टू माइंड माई societal frame. I have to mind my limits. कि मुझे कहाँ जाना है, किस हद तक जाना है और किस हद तक काम करना है। अब आजकल जैसे मेरे बच्चे मुझे बहुत ज्यादा ये बात कह रहे हैं कि आप क्यों इतना ज्यादा काम कर रही हैं ना, तो मैंने रियलाइज किया कि वाकई मतलब आई हैव टू लुक कि कहीं मेरी फैमिली ना डिस्टर्ब हो, कहीं मेरी वो ना हो। तो एक और बात जिसको सना की बात को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊंगी कि व्हेन वी बिकम, जहां से सना ने बात स्टार्ट की थी कि हम इतने पैशनेट हो जाते हैं। द की टू सक्सेस इज नॉट पैशन, द की टू सक्सेस इज पेशेंस। सो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन पैशन एंड पेशेंस अगर स्पेलिंग्स में देखें, लेकिन ये बहुत बड़ा ह्यूज बिहेवियरल डिफरेंस है कि पैशनेट एक एक्सट्रीम है और पेशेंस की तरफ जाना एक एक्सट्रीम है। दोनों को एक्सट्रीम्स पे जाके ना पकड़ें,
पैशन को भी वहां तक लेके आए जहां आप बैलेंस पे रख सके, और पेशेंस को भी फिर इतने ना पेशेंट हो जाए अच्छा खुद ही हो जाएगा, नहीं खुद ही कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। सो फिक्स माइंडसेट्स एंड देन टू माइंड आवर फ्रीडम। आपने देखा है हमारी कौम के ना झाके बड़े खुले हुए हैं हर मामले में, और जरा सा किसी को जगह मिलती है तो वो कहता है बस मैं ही हूँ, अब आओ तो सही। ये जो आपने बात की, वो अक्सर मैं कहता हूँ कि पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से नीचे भी तो उतर संधू उसकी एक रीजन है, मेंटेन कितना रखते हैं ऑल द जेंडर्स, ऑल द फर्द अफराद ऑफ पाकिस्तान। इलामा इकबाल की जुबान में अगर हम बात करें, उन्होंने फर्द की इंपॉर्टेंस पे इतना ज्यादा बात की है। एक उन्होंने दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है इकबाल ने, एक इनफरादियत यानी फर्द क्या है, और एक उन्होंने नौजवान के लिए बहुत ज्यादा बात की है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर फर्द को अपना अपना रोल ढूंढना है पहले तो, कि यार व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। आधी से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन इस इंतजार में बैठी हुई है कि कोई आके हमें बताए कि हमें करना क्या है, और वो अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के वो जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ना तो डायग्नोज कर रहे हैं, डाइसेक्ट ही नहीं कर रहे ना। डाइसेक्ट कर लें तो डायग्नोसिस हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि अच्छा मेरी जेड़ी अंदर बीमारी पई है उसका इलाज है वे। सो इस चीज से भी अगर फर्द जो हैं, अफराद जो हैं, वो वापस आ जाएं। टीम बिल्डिंग होती है हमेशा अफराद से। अच्छा, अब जब हम फर्द की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो फिर हम वन मैन शो चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होंगे इस दुनिया के सक्सेसर्स को अगर हम काउंट करें कि जिन्होंने वन मैन शो चलाया और वो कामयाब भी हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ने जो किया वो टीम बिल्डिंग के सर पे किया। अब जब टीम बिल्डिंग की बात आती है तो हम अपने दूसरे अफराद को, चाहे वो लड़की है साथ बैठी हुई, चाहे कोई साथ बैठा हुआ आदमी है, हम उनको बर्दाश्त ही नहीं करते, हम उन्हें कट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अच्छा, ये जो आपने बर्दाश्त वाली बात की है ना, ये सबसे बड़ा इशू है। हाँ, इस पे मैं सना खान की तरफ आना चाहूंगा वापस, कि मैं हमने दो बातें की, एक तो ये बर्दाश्त वाली बात जी, दूसरा उन्होंने कहा कि एक पोजीशन पे जब आप पहुंचते हैं तो आप में, मैं उसको उर्दू में कहता हूँ कि गर्दन में सरिया। और मैंने क्रिकेट बोर्ड में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके साथ मैं काफी अर्सा एसोसिएट रहा हूँ और अभी भी एनालिसिस करता रहता हूँ, बड़े प्लेयर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने आके 2-3 मैचेस में परफॉर्म किया और खत्म हो गए, और उसके बिहाइंड रीजन ही यही थी कि गर्दन में सरिया। एक नौजवान क्रिकेटर आया, अभी 3 मैच खेले थे, उसको हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया, तो उसको मैंने एडवाइस किया कि तुम्हारी गर्दन में, अभी तुमने 3 मैच खेले, एक में परफॉर्म, तो गर्दन में सरिया आ गया, तो इस तरह, और वो उसके बाद बाहर हो गया, आज तक उसका फिर नाम ही कोई नहीं, क्योंकि उसने स्टेप 1 पे काम किया ना, पैशन पे काम कर लिया, पेशेंस पे किया ही नहीं, पेशेंस पे वरना रह जाता। इस मामले में आपका क्या एनालिसिस है? सर, मेरा ये एनालिसिस, मेरा तो खैर नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि तुम्हें किसी भी बात को समझाने के लिए एक बिल्कुल हकीर सी मच्छर जैसी चीज की भी एग्जाम्पल दे, और अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स दी भी, जैसे चूंटी की या शहद की मक्खी की या मच्छर की। तो मैं जब बचपन में पढ़ती थी स्कूल में तर्जुमा वगैरह, तो मैं बहुत हैरान होती थी कि इनका कोई एज सच मुझे रेलेवेंस या रब्त समझ नहीं आता। जब यूनिवर्सिटी में आई तो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता था, उसमें एक चैप्टर ने इसकी तशरीह खोली, और वो चैप्टर ऑब्वियसली किसी गोरे ने किताब लिखी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्लू जे बर्ड की एग्जांपल दी हुई थी कि जब वो अपनी फैमिली बनाते हैं और उन्होंने पर स्क्वायर मीटर एरिया डिफाइन किया होता है मेल्स ने और फीमेल्स ने, कि इतने एरिया में जाके रेकी करेंगे, फूड ढूंढेंगे, और दूसरा पार्टनर इतने टाइम में, इतने घंटे में, इतने किलोमीटर्स या मीटर्स का ट्रैवल करके फूड एक्चुअली लेके आएगा, और दूसरा जो है वो आगे की प्लानिंग के लिए फूड की रेकी करेगा एरिया की। और इसी तरह उन्होंने रोल डिफाइन किए होते हैं और परसेंटेज ऑफ द टाइम डिफाइन किया होता है एवरी डे में से, एवरी डे ऑफ वेकिंग आवर का, कि हम बच्चों की टेक केयर कौन सा स्पाउस कितनी करेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो जो प्लान
प्लान उन्होंने चॉक आउट किया होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं चीज़ें, और शायद किसी एक को रेकी करने में या फूड लाने में देर हो जाती है। तो अगर लेट्स से फीमेल को फूड लाने में देर हो गई है और रेकी करने वाला मेल बर्ड जो है वो रेकी करके वापस आ गया है फ्यूचर प्लानिंग की, तो ही विल गो एन एक्स्ट्रा माइल टू not only look for the female bird कि वो कहाँ चली गई, but also to bring food for the entire family. इसको हम इसी छोटी सी एग्जांपल को अगर इंसानों पे अप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे कि you have to pick up the slack whenever you have to build a unit and something that's long lasting. अगर तो आपने माचिस की तीली की तरह जलना है और जल के फौरन बुझ जाना है, it's a short run, it's a sprint and then you're gone. तो उसके लिए तो हजार तरीके हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ के भी जाना है तो फिर आपको you'll have to pick up. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया। Thank you. मेरा ख्याल है इसको हम इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी रखेंगे, दोबारा एक और एपिसोड होगी एपिसोड इस पे करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल अभी हमारा भी पार्ट रहता है, क्योंकि आपकी 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के बीच में सरवाइव कर रही है। उस डेटे पे अब हम वो नेक्स्ट एक प्रोग्राम में बात अलग करेंगे। उसके ऊपर एक अलग चलना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल कंट्री है तो लोगों को ये गाइड करना बहुत जरूरी है कि उस सेक्टर में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सना ने जो लास्ट पे बात की वही इसका कुल हासिल है, और वो यही है कि मिलजुल के तमाम जेंडर जब तक काम नहीं करेंगे, आप ना फैमिली प्रोग्रेस कर सकती है ना कंट्री प्रोग्रेस कर सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।